कहानी की शुरुआत होती है मैक्स से, जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल टूट चुका है। वो दिन भर नशा करता है और रात को सड़कों पर भटकता रहता है। दीवारों पर ग्रेफिटी और तस्वीरें बनाता रहता है। वो अंदर से बहुत ही उदास और दुखी रहता है। इसके बाद हमें मैक्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैक्स एक फोस्टर चाइल्ड था, जिसे एक ऐसी जोड़ी ने गोद लिया था जिन्होंने और भी कई बच्चों को गोद ले रखा था, और वो सब उन्हीं के घर में रहते थे। उन तमाम बच्चों में से एक लड़के के साथ मैक्स का रिश्ता कुछ अलग ही था। खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी वो दोनों सगे भाई जैसे थे। दोनों भी इनसेपरेबल थे। दोनों भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। फिर एक दिन आता है कि मैक्स के भाई को कॉलेज के लिए शहर छोड़ना पड़ता है, बट मैक्स नहीं चाहता कि उसका भाई उसे छोड़ कर जाए। बट उसका भाई कहता है कि मैं आता रहूंगा और 4 साल बाद हम साथ में रहेंगे। ये बात सुनकर मैक्स को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन भाई के जाने के कुछ ही दिन बाद मैक्स ने अपने माँ बाप को रोते हुए देखा, क्योंकि उसके भाई ने अपनी जान ले ली थी। उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी सदमे से मैक्स ट्रोमा में चला गया। मैक्स बचपन से ही एक काबिल रेशम था, और ग्रेफिटी उसका दर्द और गुस्सा बाहर निकालने का एक जरिया बन गई थी। एक रात जब वो एक दुकान की छत पर ग्रेफिटी स्प्रे कर रहा होता है, तब पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसे जेल भेजने के बजाय एक फोस्टर होम भेजने का फैसला करती है। फोस्टर होम एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उसे बूढ़े लोगों की देखभाल करनी थी, वहाँ की साफ सफाई भी करनी थी और उनसे अच्छे से पेश भी आना था। और अगर वो उनसे ठीक तरीके से पेश नहीं आया तो वो सीधा जेल जाएगा। जब मैक्स फोस्टर होम पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि एक बूढ़े आदमी ने ऊपर की खिड़की से बाहर झांक कर उसे देख लिया है। वर्कर्स उसे उसका काम समझाते हैं और उसे सख्त हिदायत देते हैं कि बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सीरियस पेशेंट रखे हुए हैं। और ये 4th फ्लोर वही फ्लोर था जहाँ पर मैक्स ने नोटिस किया था कि वो बूढ़ा आदमी उसे देख रहा है। अगले दिन जब मैक्स अपना साफ सफाई का सामान लेने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक मूर्ति है जो ऑलमोस्ट इंसान जैसी लगती है। उस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हुए उससे उस मूर्ति की एक आंख टूट जाती है, जिस वजह से मैक्स घबरा जाता है और अपने काम पर वापस लग जाता है और हर कमरे से कचरा उठाने लगता है। उसी रात जब मैक्स सोता है तो वो अपने ख्वाब में हल्की हल्की आवाजें सुनता है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वही आवाजें अब भी आ रही होती है। फिर वेंट के अंदर से एक जोरदार चींख निकलती है, जो सुनकर वो डर जाता है और वो देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था, जबकि वो सोने से पहले उसे बंद करके गया था। पहला दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन अगले दिन घर के तमाम रेसिडेंट उसे खुशी से वेलकम करते हैं। उनमें मैनेजर नॉर्मा और कुछ वर्कर्स भी शामिल होते हैं। फिर मैक्स की मुलाकात डॉक्टर से होती है और डॉक्टर मैक्स की आंखों की तारीफ करते हैं। अब नॉर्मा नाम की एक लेडी मैक्स के पास आती है और उससे बात करने लगती है। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर मैक्स नोटिस करता है कि नॉर्मा के पास एक छोटा सा कप है और उसे महसूस होता है कि उसने इस कप को कहीं देखा है। फिर नॉर्मा उससे कहती है कि ये कप मेरे दोस्त ने बनाया था जो यहाँ पर रहा करता था, लेकिन कुछ साल पहले वो गुजर गया। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेंट से बार बार जोरदार चीखों की आवाजें आ रही होती है, और इस बार मैक्स उन चीखों को इग्नोर नहीं कर पाता है। वो सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है, बट एलिवेटर में उसे 4th फ्लोर का एक्सेस नहीं मिलता, इसलिए वो 4th फ्लोर पर सीढ़ियों से चला जाता है। ताले खोलना तो उसे पहले से ही आता था, इसलिए वो दरवाजे आसानी से खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर का मंजर उसका दिल दहला देने वाला होता है। वो देखता है कि बहुत सारे बूढ़े पेशेंट्स व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। उनके सामने टीवी चालू होता है, लेकिन उनकी आंखें बेजान होती है और उनकी आंखों से खून आ रहा होता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो खून के आंसू रो रहे हो। वहीं वो बूढ़ा आदमी भी नजर आता है जो मैक्स को खिड़की से देख रहा था। वो मैक्स को देखता है तो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वर्कर वक्त पर पहुंच जाते हैं और सब कुछ कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर मैक्स की रिपोर्टिंग करने के बजाय सिर्फ उसे डांटते हैं और उसे वार्न करते हैं कि अगली बार उसे सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा। उसी रात मैक्स नॉर्मा को सारी बातें बताता है 4th फ्लोर के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में, बट नॉर्मा उसे जवाब देती है कि तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मा कुछ और भी कहने वाली होती है, कुछ राज की बात, जिस पर मैक्स को पहले से ही शक होता है, बट नॉर्मा कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ कोई आ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए मजबूर करता है। और कुछ वक्त बाद नर्स उसे बताती है कि नॉर्मा की तबीयत
तबीयत ठीक नहीं है और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अगले दिन बाहर की सफाई करते वक्त मैक्स चौथी मंजिल पर उसी बूढ़े आदमी को देखता है जो अपनी उंगली काटकर उससे निकले हुए खून से दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो अल्फाज मुश्किल से ही पढ़े जा सकते थे। इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाता, नॉर्मा सीधे नीचे गिर जाती है और इस बड़े रोके के पास आकर अपनी जान दे देती है, सीधा मैक्स की आंखों के सामने ही। नॉर्मा के कमरे में एक सुसाइड नोट मिलता है और उसमें लिखा होता है कि वो अपने बेटे से मिलने जा रही है। इस हादसे के बाद मैक्स अंदर से टूट जाता है क्योंकि फोस्टर होम में नॉर्मा मैक्स की एक लौती फ्रेंड थी। उसी रात जब मैक्स जागता है तो वो अपने दरवाजे के पास एक यूवी लाइट रखी हुई पाता है। जब वो उस लाइट को जलाता है तो वो देखता है कि दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ है जो उस यूवी लाइट में चमकता है। उसे मैसेज मिलता है, मार्क 1 को ढूंढो, और मैक्स फौरन ही मार्क 1 को ढूंढना शुरू कर देता है। वो मैनेजर के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी गर्दन पर एक एक्स का निशान है। इसका मतलब ये था कि मैनेजर भी उन्हीं मार्क 1 में से एक था जो खतरे में थे। अब मैक्स नोटिस करता है कि काफी लोग बार बार अपनी गर्दन को छुआ करते थे। इसका मतलब ये था कि उनकी गर्दन पर भी ये निशान था। इसीलिए मैक्स चुपके से नॉर्मा के कमरे में जाता है और उसे वहाँ कुछ चीजें मिलती है, आधी एक पेंटिंग और वही छोटा सा कप और नॉर्मा की डायरी। और डायरी के आखिरी नोट में लिखा होता है, मैक्स को यहाँ के खतरे से खबरदार करना जरूरी है। रात को जब वो आते हैं तो उनके पास सर्जिकल टूल्स होते हैं और वो कुत्तों को भी साथ लाते हैं। फिर हमें रिप्लेस करते हैं। क्या मैं अगला निशाना हूँ या मैनेजर? ये नोट्स पढ़ने के बाद मैक्स फौरन मैनेजर के कमरे में भागता है। वहां जाकर वो देखता है कि मैनेजर खुद अपने दांत उखाड़ रहा होता है और उसका चेहरा भी 4th फ्लोर के पेशेंट्स की तरह बनना शुरू हो जाता है। ये देखकर मैक्स फौरन मदद बुलाता है और डॉक्टर उस मैनेजर का इलाज करता है। अब मैक्स उस डॉक्टर के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि इस डॉक्टर को पहले किसी हॉस्पिटल से निकाला जा चुका है। वहाँ उसने आंखों की डेंजरस सर्जरीज की थी और ब्रेन की एज से रिलेटेड थेरेपी की थी। एंड उसी वक्त उसके स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं और एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। उस ब्रॉडकास्ट में एक लड़की होती है जिसका चेहरा डिसफिगर्ड होता है और वो मैक्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्शन कट हो जाने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाती और तभी ऊपर से चीखें फिर से सुनाई देने लगती है। अब इस राज से पर्दा उठाने के लिए मैक्स छोटे छोटे कैमरास ऑर्डर करता है और उन्हें घर के अलग अलग जगहों पर लगा देता है ताकि वो सीधा अपने कमरे में फुटेज देख सके। अब लाइव स्ट्रीम में वो लड़की मैक्स से कहती है कि मेरी मदद करो और उनकी भी मदद करो, इससे पहले कि वो सब हमको मॉन्स्टर बना दे। नॉर्मा ने ज्यादा जानना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया है और अब तुम्हारा भी यही होगा। कैमरा पर मैक्स देखता है कि चौथी मंजिल का वही बूढ़ा आदमी नीचे आ जाया करता था और कैमरे से छेड़छाड़ करने के बाद आगे बढ़ जाया करता था। उसके बाद रात को मैक्स देखता है कि गर्दन पर निशान वाले एक आदमी को बेसमेंट में ले जाया जा रहा है जहां एक आदमी अपने कुत्ते के साथ मौजूद था। मैक्स उनके पीछे बेसमेंट में चला जाता है जहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, लेकिन मैक्स को इतना समझ में आ जाता है कि डॉक्टर कोई बहुत ज्यादा डेंजरस ऑपरेशन कर रहा है। तभी उस कुत्ते वाले आदमी की नजर मैक्स पर पड़ जाती है और मैक्स डर कर भागता हुआ अपने कमरे में आ जाता है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि मैक्स अपने माँ बाप के घर आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उन्होंने 2 नई लड़कियों को गोद लिया है। जब माँ बाप जज से मिलने गए होते हैं तो वो दोनों लड़कियां मैक्स को एक राज बताने की जिद करती है। वो उसे अलमारी के पीछे एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर एक रिचुअल रूम होता है। वहाँ एक छोटी सी कप की नकल रखी होती है और एक रोमन देवी की मूर्ति होती है एंड एक पुराना फोटो एल्बम होता है जिसमें फोस्टर होम के लोगों की तस्वीरें होती है और उस फोटो एल्बम में मैक्स के माँ बाप भी मौजूद थे। वो तस्वीरें किसी पार्टी की लगती है और सभी लोग उसमें ब्लैक ड्रेस पहने होते हैं और उनके बीच में एक छोटा बच्चा होता है जो सफेद कपड़ों में होता है। हर तस्वीर में 3 साल का फर्क होता है, लेकिन लोग बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे उनको बुढ़ापा कभी आया ही नहीं। हैरान करने वाली बात ये होती है कि हर दफा उन तस्वीरों में सिर्फ बच्चा अलग होता है और उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बेजान और थके हुए हैं। ये सब देखकर मैक्स की समझ में आ जाता है कि ये लोग एक कल्ट का हिस्सा है जो एक रोमन देवी की वर्शिप करते हैं और हमेशा जवान रहने के लिए ये बच्चों की बलि देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धक्का मैक्स को तब लगता है
जब हर साल बलि देने वाले बच्चों में उसके भाई की भी फोटो होती है और मैक्स के समझ में आ जाता है कि उसके भाई ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि मैक्स के पेरेंट्स और बागियों ने उसके भाई की बलि दी थी। अब मैक्स अपने पेरेंट्स का पूरा प्लान समझ जाता है कि ये छोटे बच्चों को इसलिए गोद लेते हैं ताकि जब वो बच्चे जवान हो जाए तो वो उनसे उनकी जवानी छीन सके, और इन दो छोटी लड़कियों के साथ भी यही होगा। और मैक्स ठान लेता है कि मैं इन दोनों के साथ ये होने नहीं दूंगा। अब मैक्स सीधा फोस्टर होम जाता है और 4th फ्लोर पर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं है बल्कि उसका अपना भाई है। वो दिन जब उसने मैक्स पर हमला किया था वो हमला नहीं कर रहा था, वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। 4th फ्लोर के तमाम पेशेंट एक्चुअली वो जवान बच्चे हैं जिनकी जवानी छीन ली गई थी। वो इतने बूढ़े हो गए थे कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए मैक्स का भाई दीवार पर खून से लिखने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि मैक्स कुछ कर पाता एक वर्कर उसे पकड़ लेता है, और जब मैक्स की आंखें खुलती है तो वो भी 4th फ्लोर के पेशेंट्स के साथ बैठा होता है। उसे भी व्हाइट ड्रेस पहना दिया जाता है, यानी कि अब उसकी बारी है। अब यहाँ ये भी समझ में आ जाता है कि लाइव स्ट्रीम वाली लड़की ने जो कुछ भी मैक्स को बताया था वो एक झूठ था। वो दरअसल डॉक्टर की बीवी ही थी। सरकार के ड्रग्स टेस्टिंग वाले राज एक झूठ था। मार्क 1 का कोई वजूद भी नहीं था। असली सच्चाई तो ये थी, और वो सब सिर्फ मैक्स को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। ये लोग जाहिर में बूढ़े तो दिखते हैं, लेकिन इनकी उम्र असल में नहीं बढ़ती है। जवान रहने के लिए इन्हें बच्चों की नेक्टर चाहिए होती है, एक मादा जो आंखों के पीछे होता है। ये जवानी का सोर्स होता है, लेकिन उम्र के साथ ये खत्म हो जाता है, इसलिए वो जवान बच्चों की आंखों से नेक्टर पीते थे। जब डॉक्टर मैक्स की आंखों से सारी नेक्टर निकालता है और उसे ऊपर भेज देता है, ये देखकर मैक्स का भाई चुप नहीं बैठता। वो अपनी व्हील चेयर से एक तार निकालता है और 4th फ्लोर के पेशेंट के हर बच्चों की आंखों में चुभाकर उनके नेक्टर जमा करता है। फिर वो सारे नेक्टर मैक्स को दे देता है। इस नेक्टर से मैक्स दोबारा जिंदा हो जाता है और पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो जाता है। बाहर बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ होता है, और जब वर्कर ऊपर आता है तो मैक्स उस वर्कर को मार देता है। फिर वो एक हथियार उठाता है और उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे खत्म करता जाता है। वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है। उसके पेरेंट्स भी भागने की कोशिश करते हैं, मगर तूफान से बच नहीं पाते और उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद मैक्स उनकी आंखों से नेक्टर निकालता है एंड 4th फ्लोर के पेशेंट को आजाद कर देता है। अब मैक्स यहाँ से अपने भाई को लेकर निकल जाता है, और जो लोग ये जुल्म कर रहे थे वो सब जा चुके हैं। एंड जिन बच्चों के साथ ये हो रहा था वो बाहर से बूढ़े दिख रहे हैं, मगर अंदर से फिर से जवान हो चुके हैं, क्योंकि मैक्स ने जो नेक्टर जमा किया था वो उसने 4th फ्लोर के पेशेंट्स को पिला दिया था, और वो अब बिल्कुल पहले की तरह यंग महसूस कर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।